Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar, working as Assistant Professor in PR Poti Patil College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 11th lecture of Strength of Material or Mechanics of Material, and today we'll discuss numericals on thermal stress. Thermal stress in composite bar. लेट अस रिकॉल थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार. व्हाट वाज द कंडीशन, क्या था एक्चुअली. थर्मल स्ट्रेस हमें पता है कि अगर बॉडी को हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सब्जेक्टेड करें तो उसमें एक नेचुरल एक्सपांशन आएगा जिसको हम थर्मल एक्सपांशन बोलेंगे. उसकी वैल्यू थी अल्फा टी एल, नेचुरल एक्सपांशन था. ठीक है, लेकिन उसी बॉडी को हम एक्सटर्नल अगर फोर्स लगा दे तो यही एक्सपांशन प्रिवेंट होगा, वो होने नहीं देगा. तो आने वाला जो स्ट्रेन है और स्ट्रेस है वो क्या रहेगा, आपका थर्मल स्ट्रेस रहेगा. सो स्ट्रेन रहेगा आपका अल्फा टी, क्योंकि अल्फा टी एल बाय एल, और स्ट्रेस रहेगा आपका अल्फा टी ई, क्योंकि स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस. ठीक है, तो ये था आपका थर्मल कंडीशन के लिए इलोंगेशन, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. नाउ कंपोजिट बार हमें पता है कि कंपोजिट बार था आपका, एग्जांपल लिया था ब्रास और स्टील का. अब यहाँ पे देखो, ब्रास एक्चुअली स्टील मटेरियल से अगर कंपेयर करें तो सॉफ्ट है. पर्टिकुलर सपोज 300 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा एक्सपांड हो सकता, हो गया ज़्यादा एक्सपांड. और स्टील मटेरियल इससे तो कम ही होगा, तो सपोज ये थोड़ा सा ही एक्सपांड हुआ. ये कब पॉसिबल है, जब ब्रास और स्टील को हम अलग अलग एक्सपांड होने के लिए अलाउ करें 300 डिग्री सेल्सियस पे. लेकिन कंडीशन क्या है कि अभी दीज टू बार्स आर रिजिडली कनेक्टेड विथ ईच अदर. सेम साइज है, दो अलग अलग है, रिजिडली कनेक्टेड है, मतलब अब ये हो गया कंपोजिट बार. तो कंपोजिट बार का जो एक्सपांशन है वो कितना रहेगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ब्रास एंड स्टील. कंपोजिट असेंबली का एक्सपांशन ब्रास से तो थोड़ा सा कम रहेगा और स्टील से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. क्यों, ब्रास इंडिविजुअली ज्यादा एक्सपांड हो सकता है लेकिन स्टील से कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा, क्या बोला मैंने, ब्रास ज्यादा एक्सपांड हो सकता है इतना, लेकिन स्टील से कनेक्टेड है इसलिए इतनी लेवल पे. स्टील से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन ब्रास के एक्सपांशन के से थोड़ा सा कम होगा, तो इतना एक्सपांड हो रहा है. और स्टील इंडिविजुअली इतना ही एक्सपांड हो रहा था लेकिन ब्रास से कनेक्टेड है, इसलिए फिर थोड़ा सा ब्रास उसको ज्यादा खींचेगा, इसलिए फिर थोड़ा सा इतना एक्सपांड होगा वो. तो क्या हुआ कि असेंबली का एक्सपांशन, मतलब कंपोजिट बार का एक्सपांशन, ये ब्रास के एक्सपांशन से कम है और स्टील के एक्सपांशन से ज्यादा है. ऐसा हमने डिस्कस किया था. ब्रास ज्यादा एक्सपांड हो सकता है लेकिन कम हो रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा. देखो ना, इंडिविजुअली ज्यादा एक्सपांड हो रहा था, कम हो रहा है, इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. स्टील कम एक्सपांड हो रहा था, ब्रास से कनेक्टेड है इसलिए ज्यादा एक्सपांड हो गया, इसलिए फिर उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी. गॉट इट. इसके लिए दो कंडीशन क्या देखी थी हमने कि एक्सपांशन सेम है, एक्सपांशन सेम है. सबसे पहले ब्रास में थर्मल कंडीशन की वजह से एक्सपांशन क्या आएगा, वो आएगा अल्फा टी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सॉरी, अल्फा टी एल. ये ब्रास में थर्मल कंडीशन की वजह से एक्सपांशन आएगा. और उस पर कौन सा स्ट्रेस लगा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा है, इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के लिए एक्सपांशन क्या रहेगा, इलोंगेशन क्या रहेगा, सिग्मा एल बाय ई. ठीक है, दोनों में इलोंगेशन सेम ही है. इसका भी इलोंगेशन इतना ही हो रहा है, इसका भी इलोंगेशन अब इतना ही हो रहा है, क्योंकि रिजिडली कनेक्टेड है ना, तो इलोंगेशन इक्वल टू सेम. तो स्टील का इलोंगेशन थर्मल कंडीशन की वजह से भी वही रहता, अल्फा टी एल. और कौन सा स्ट्रेस लगा है स्टील पे, सिग्मा टी, मतलब टेंसाइल लगा है. टेंसाइल है इसलिए फिर एक्सपांशन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए सिग्मा एल बाय ई. गॉट इट. ये कंडीशन रहेगी जब थर्मल स्ट्रेस उस पर एक्ट हो रहे कंपोजिट बार पे. तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गई. यहाँ पे कंडीशन हमने लिखी थी इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन. बस इलोंगेशन ये याद रखना कि दो दो इलोंगेशन है, एक थर्मल कंडीशन की वजह से, एक स्ट्रेस की वजह से. ये किसका रहेगा, स्ट्रेस माइनस है, मतलब कॉम्प्रेसिव वाला होगा, मतलब ब्रास है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रास के लिए. ठीक है, और ये प्लस है, मतलब टेंसाइल होगा. टेंसाइल मटेरियल कौन सा है, ये स्टील के लिए. ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई, एक्सपांशन इक्वल टू एक्सपांशन. सेकंड कंडीशन है, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में
अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे चेक करो, डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कॉम्प्रेसिव लोड इक्वल टू टेंसाइल लोड। दोनों लोड और दोनों स्ट्रेस वैल्यू सेम रहेगी, सॉरी दोनों लोड वैल्यू सेम रहेगी, स्ट्रेस वैल्यू वो डिपेंड करेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों लोड सेम रहेगी, लोड ऑन ब्रास, क्योंकि कॉम्प्रेसिव लोड किस पे लग रहा है, ब्रास पे लग रहा है, और टेंसाइल लोड लग रहा है स्टील पे। तो लोड ऑन ब्रास मटेरियल इक्वल टू लोड ऑन स्टील मटेरियल। लोड कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। ये हो गया आपका ब्रास के लिए और ये हो गया स्टील के लिए, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन नंबर 2। तो बस ये दो कंडीशन के लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, क्लियर है। I think according to sequence this numerical must be of 18 number 18। फिर भी चेक करो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। तो न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं मैं। स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर passes centrally through copper tube of 50 mm external diameter and 40 mm internal diameter. Tube is enclosed closed at each end by rigid plates of negligible thickness. If the temperature of the assembly is raised by 50 degrees Celsius 50, calculate stress developed in copper and steel। जो डाटा दिया है सबसे पहले वो कलेक्ट करते हैं। स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर, 20 mm, अकॉर्डिंगली एरिया निकाल सकते हैं उसको, π/4 रॉड बोला है, π/4 d स्क्वायर। तो ये आना चाहिए 100 पाई mm स्क्वायर। आप पाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, π/4 d स्क्वायर है। आंसर लिख दिया मैंने 100 पाई, या फिर 314 पॉइंट समथिंग आएगा, 314 mm स्क्वायर, या फिर 314 पॉइंट समथिंग mm स्क्वायर। देन डायमीटर ऑफ कॉपर ट्यूब बोला है, ट्यूब है मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर होगा क्योंकि हॉलो है। हॉलो कॉपर ट्यूब में स्टील ट्यूब इंसर्ट किया हुआ है, मतलब टॉप व्यू देखेंगे तो ये सपोज स्टील रॉड है और ये कॉपर ट्यूब है। तो इनर एंड एक्सटर्नल डायमीटर होगा कॉपर के लिए, आउटर डायमीटर ऑफ कॉपर इज 50 mm and inner diameter of copper is 40 mm, 40 mm। so area कॉपर ट्यूब क्या रहेगा, π/4 do स्क्वायर माइनस di स्क्वायर, आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर स्क्वायर। तो ये आना चाहिए 225 पाई। आई रिपीट, पाई की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब कुछ डायमेंशन mm में है तो mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं तो ये वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ 100 पाई, आपने वो वैल्यू डायरेक्ट लिखी तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये निकाल दिया हमने। यंग्स मॉडुलस और अल्फा की वैल्यू दी है, ई कॉपर दिया है 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने इससे पहले बहुत बार कन्वर्ट किया है। जब भी गीगा रहेगा वो 10⁻³ देगा, वो रहेगा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट डजेंट मीन कि गीगा का मतलब 10⁻³ हुआ, गीगा का मीन्स 10⁻৯, और मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 10⁻6 आता है, तो 9 और 6 कट गया तो बचा 3, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। और यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्फा वैल्यू दी है, अल्फा स्टील दिया है 12 इंटू 10⁻⁻6, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा कॉपर दिया है 18 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना डाटा दिया है और हमें क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कॉपर एंड स्टील। सिग्मा स्टील निकालना है और सिग्मा कॉपर निकालना है। लोड सेम रहेगा, एरिया डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रेसेस डिफरेंट आएंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, अगर कंपोजिट बार है और वो थर्मल स्ट्रेसेस को सब्जेक्टेड है, पहली कंडीशन क्या रहेगी, एक तो आप लोड इक्वल टू लोड करो या फिर इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन। अगर लोड की कंडीशन अप्लाई करते हैं, लोड ऑन स्टील इक्वल टू लोड ऑन कॉपर, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सिग्मा स्टील इंटू एरिया स्टील इक्वल टू सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर। तो सिग्मा स्टील क्या हो जाएगा, ये जाएगा एरिया उधर, सो एरिया कॉपर बाय एरिया स्टील हो जाएगा इंटू सिग्मा कॉपर, बराबर है। दोनों एरिया हमें पता है, एरिया कॉपर है हमारे पास में 225 पाई और एरिया स्टील है 100 पाई सिग्मा कॉपर। सो यहाँ पे सिग्मा स्टील ये वैल्यू आनी चाहिए 2.25 सिग्मा सी। तो कंडीशन 1 मिल गई। ठीक है, याद आ रहा होगा कि कंपोजिट बार की प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे, लेकिन कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू लोडिंग, एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया था। यहाँ पे थर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है तो सबसे पहली कंडीशन हमने अप्लाई की, इसका कॉम्प्रेसिव लोड इज इक्वल टू दूसरे का टेंसाइल लोड, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, लोड इक्वल टू लोड हो गया, अब इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन रहेगा, डीएल इक्वल टू डीएल। सो elongation in steel equal to elongation in copper। अब यहाँ पे दोनों में elongation थर्मल कंडीशन की वजह से सेम रहेगा, elongation in steel रहेगा अल्फा टी एल, अल्फा स्टील, टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेंथ स्टील, यहाँ पे भी अल्फा टी एल, कॉपर है सो अल्फा कॉपर, टेम्परेचर सेम है और लेंथ कॉपर। ठीक है, मैं सफिक्स लिख रहा हूँ उसे समझ में आने के लिए। ठीक है, अब ये स्टील है, कॉपर है, देखो स्टील कॉपर, एक्सपांशन रेट किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है। इसका कितना था 18 इंटू 10⁻⁶, इसका था 12 इंटू 10⁻⁶। किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है, 18 है इसका, 18 इंटू 10⁻⁶ है। अब इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्सपांड होगा, इसका कम है तो ये कम एक्सपांड होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड है, इसलिए फिर एवरेज एक्सपांशन मिलेगा आपको इतना। ठीक है, तो देखो ये ज़्यादा हो रहा था, कम हो रहा है, इसलिए फिर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। मतलब हर बार जिसका एक्सपांशन रेट ज़्यादा रहता है उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आता है, और जिसका एक्सपांशन रेट कम है, स्टील का कम है, कम एक्सपांड हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, इतना हो रहा है, इसलिए फिर इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी। समझ में आया? ये याद रखना कि जो ज़्यादा एक्सपांड हो सकता है उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही आएगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा हो रहा है लेकिन उतना होने नहीं दे रहा है दूसरे मटेरियल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील में कौन सा लगेगा आपका स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, इसलिए प्लस सिग्मा बाई ई इंटू एल, तो सिग्मा स्टील, ई स्टील, लेंथ स्टील, गॉट इट। और यहाँ पे कॉपर में लगेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इसलिए माइनस सिग्मा बाई ई इंटू एल, कॉपर एंड कॉपर, गॉट इट, क्लियर है। अब इलोंगेशन इन स्टील इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर हो गया। अब इसमें देखो लेंथ 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 एंड लेंथ, और पूरे डाटा में लेंथ दी भी नहीं है। ठीक है, अब कंपोजिट बार है, ठीक है, लेंथ का कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, तो एज्यूम्ड है कि लेंथ सेम ही होगी। अगर सेम है तो यहाँ से कॉमन निकल के कट जाएगी सीधा सीधा, मतलब टोटल पोर्शन में लेंथ आएगा ही नहीं,
है, लेकिन लेंथ सेम है, इसलिए हर एक में कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए, और दोनों की लेंथ अगर सेम है, कंपोजिट बार है, तो अगर लेंथ डिफरेंट है तो डी रहेगी, नहीं है तो इसका मतलब है कि लेंथ सेम है। गॉट इट? तो बस इतनी ही नोटेशन है। अब सभी वैल्यूज पुटअप करो तो आंसर मिल जाएगा। अल्फा स्टील कितना था? 12 इंटू 10⁻⁶। टेम्परेचर कितना दिया था? टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस इंटू 50 प्लस सिग्मा स्टील की वैल्यू है हमारे पास में 2.25 इंटू सिग्मा सी यू डिवाइड बाय ई स्टील कितना है? 200 इंटू 10⁻³ इक्वल टू अल्फा कॉपर कितना था? वो था 18 इंटू 10⁻⁻⁶, टेम्परेचर 50 माइनस सिग्मा सी यू एज इट इज डिवाइड बाय ई कॉपर कितना है? 100 इंटू 10⁻⁵। देखो अभी पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा कॉपर अननोन है, कैलकुलेशन एलसी पे सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से सिग्मा कॉपर आना चाहिए 14.117। भी कैलकुलेशन ये आपको देखना है कैलसी पे कैसे सॉल्व हो रहा है। डायरेक्टली आप पूरा का पूरा कैलसी पे पुटअप करो, नो इशू, सॉल्व हो जाएगा। सो 14.117 न्यूटन पर mm², ठीक है। और यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में अगर रखते हो तो इंटू 2.25 हो जाएगा, तो सिग्मा स्टील मिल जाएगा आपको 31.76 न्यूटन पर mm²। गॉट इट? क्लियर है? तो ये हो गया न्यूमेरिकल। हमने क्या किया था? सबसे पहले लोड ऑन वन मटेरियल इक्वल टू लोड ऑन अदर मटेरियल, ये कंडीशन अप्लाई की। सेकेंडली इलोंगेशन इन वन मटेरियल इक्वल टू इलोंगेशन इन सेकंड मटेरियल। ये याद रखना है कि थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार के लिए ये दो कंडीशन लगानी है। और सिर्फ कंपोजिट बार है और एक्सटर्नल लोड अगर लगाया है तो कंडीशन क्या थी? स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन। अगर लेंथ अलग अलग है तो इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन, जैसे यहाँ पे किया। और सेकंड कंडीशन थी टोटल लोड इज इक्वल टू लोड ऑन वन मटेरियल प्लस लोड ऑन सेकंड मटेरियल, ठीक है। डू दी प्रैक्टिस, इट विल बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चेक करो नेक्स्ट न्यूमेरिकल number 19 में भी a steel tube of 30 mm external diameter and 25 mm internal diameter encloses gunmetal rod of 20 mm diameter to which it is rigidly joined at each end. The temperature of whole assembly is raised to 140 degrees Celsius and the nuts on the rod are screwed lightly home on the ends of tube. Find intensity of stress in a rod when common temperature has fallen to 30 degrees Celsius. The value of E for steel and gunmetal are given. Linear coefficient of expansion are given for different two material. तो स्ट्रेसेस निकालने हैं, जैसे ऐसा डाटा दिया है वैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्टील ट्यूब ऑफ 30 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 25 mm इंटरनल डायमीटर। डायमीटर स्टील एक्सटर्नल, समझ में आएगा। DO स्टील एक्सटर्नल है 30 mm, इंटरनल डायमीटर स्टील है 25 mm। दोनों के सबसे एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया स्टील ट्यूब, अब ट्यूब ही बोलेंगे क्योंकि आउटर डायमीटर इनर डायमीटर है, रॉड नहीं बोलेंगे हम। तो ये कितना हो गया? एरिया एरिया हो जाएगा π/4 30² - 25²। कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 215.98। चेक करो 215.98 mm², ठीक है। नाउ एनक्लोजेस गन मेटल रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर। इस ट्यूब में गन मेटल रॉड इंसर्ट किया है जिसका डायमीटर है GN फॉर गन मेटल 20 mm। तो ये एरिया गन मेटल π/4
डी स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो ये आना चाहिए 314.15 mm²। हर बार जब भी आप सब आंसर्स या फिर मेन आंसर निकाल रहे हो तो हर क्वांटिटी को यूनिट अगर लग रहा है तो प्रॉपर यूनिट लिखा होना चाहिए। लास्ट आंसर में भी यूनिट होना चाहिए। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टेक केयर ऑफ यूनिट्स। स्टील 215.98, गन मेटल 314.15 mm²। डोंट लीव योर आंसर्स विदाउट यूनिट। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the tube is closed at each end by rigid plates of negligible temperature of whole assembly is raised to 140 degree Celsius। टेम्परेचर दो टेम्परेचर दिया है 140 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या बोला था एक्चुअली कि टेम्परेचर ऑफ होल असेंबली इज रेज टू 140 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो असेंबली का वो 140 डिग्री सेल्सियस तक रेज किया गया और पहले था रेज किया गया था, और जो फॉल हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो हमें लेना है अल्फा टी एल में, वो टी कौन सा लेना है हमें, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन रहेगा वो, सो टी विल बी 140 माइनस 30। ये क्या है एक्चुअली कि पहले 140 था 30 पे आ गया, मतलब टेम्परेचर कितना फॉल हुआ या फिर रेज हुआ, बस उतना ही टेम्परेचर हमें लेना है। सिंगल एक टेम्परेचर दिया था पिछले न्यूमेरिकल में तो हमने वही लिया 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पहले 140 था, बाद में 30 हो गया, तो बीच वाला टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा। सो 140 माइनस 30, 110 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। नेक्स्ट क्या दिया है, and the knots on the rod are screwed lightly home on the ends of tube। Find intensity of stress in the rod when common temperature has fallen to 30 डिग्री सेल्सियस, हमने ऑलरेडी लिया है। यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है, E स्टील दिया है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², एंड E गन मेटल दिया है 1 इंटू 10⁵। कंफ्यूज मत होना, वहां पे सेंटेंस में दिया था वैल्यू ऑफ ई फॉर स्टील एंड गन मेटल इज, तो जो पहले रिस्पेक्टिवली है, मतलब जो पहले लिखा होगा, मतलब स्टील 2.1 और गन मेटल नेक्स्ट वैल्यू रहेगी, मतलब 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। अल्फा दिया है स्टील का 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और अल्फा फॉर गन मेटल इज गिवन एज 20 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्ट्रेसेस निकालने। जब ये थर्मल स्ट्रेस का कंपोजिट बार वाला अगर न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले आप इस पे नजर डालो, गन मेटल स्टील। ठीक है, हमें मटेरियल से लेना देना नहीं, वैल्यू से लेना देना। ठीक है, इसका एक्सपांशन रेट ज़्यादा है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, 20 इंटू 10⁻⁶ है, ये है 12 इंटू 10⁻⁶। ये ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा एक्सपांड होगा, लेकिन ये होने नहीं देगा, इसलिए फिर गन मेटल में आने वाला जो स्ट्रेस रहेगा वो कॉम्प्रेसिव रहेगा। ये कम है, ठीक है, ये कम ही एक्सपांड होगा, लेकिन इसकी मदद से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर इसमें आने वाला स्ट्रेस जो रहेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा। इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा है तो इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कम है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किया ही है, डाटा हमने लिखा, कंडीशन लगाएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या लगाते हैं हम, लोड। सो लोड ऑन स्टील ट्यूब इक्वल टू लोड ऑन गन मेटल रॉड, जो मटेरियल है वो। ठीक है, लोड ऑन स्टील ट्यूब एंड लोड ऑन गन मेटल। और जैसे 20 किसका था, गन मेटल का 20 था, 20 इंटू 10⁻⁶, और स्टील का कितना है 12 इंटू 10⁻⁶। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्सपांड होगा, ये होने देगा क्या, नहीं, इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसमें आएगा। ये कम है लेकिन इसकी मदद से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। इस हिसाब से याद रखो। ठीक है, सो लोड ऑन स्टील ट्यूब, लोड ऑन गन मेटल। लोड कैन बी रिटन एज स्ट्रेस स्टील एरिया स्टील। हमें पता है ना, लोड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एरिया, इस हिसाब से। सो सिग्मा इंटू एरिया,
सिग्मा गन मेटल इंटू एरिया गन मेटल. सो सिग्मा स्टील कैन बी फाउंड आउट. यहाँ पे है एरिया गन मेटल बाय एरिया स्टील इंटू सिग्मा गन मेटल. ठीक है, चेक करो. एरिया गन मेटल बाय एरिया स्टील, ये वैल्यू आनी चाहिए. वैल्यू सभी है हमारे पास में. एरिया गन मेटल है 314.15 बाय एरिया स्टील है 215.98 इंटू सिग्मा गन मेटल. कितना आना चाहिए? सिग्मा स्टील इज 1.45 टाइम्स सिग्मा गन मेटल. ठीक है, सिग्मा स्टील इक्वल टू 1.45, ये कैलकुलेशन इतना 314.15 बाय 215.98. सिग्मा स्टील इज 1.45 टाइम्स सिग्मा गन मेटल. चलो इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सेकंड कंडीशन क्या रहेगी? लोड इक्वल टू लोड हो गया, मतलब ये हो गया आपका स्टील में कौन सा था? टेंसाइल लोड. तो यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हो, टेंसाइल लोड ऑन स्टील ट्यूब इक्वल टू यहाँ पे था कॉम्प्रेसिव लोड ऑन गन मेटल, मतलब ये भी ध्यान रहेगा. सेकंड कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास में? इलॉन्गेशन इक्वल टू इलॉन्गेशन. तो इलॉन्गेशन DL ऑन स्टील इक्वल टू DL ऑन गन मेटल. अब गन मेटल में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस है. टेंसाइल स्ट्रेस है इसलिए इलॉन्गेशन इसमें प्लस आएगा. दोनों में थर्मल कंडीशन की वजह से अल्फा टी एल लेंथ कही दी है क्या? मतलब लेंथ सेम है, लेंथ हम लिखेंगे नहीं. अल्फा टी एल हो गया. यहाँ पे स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस था इसलिए यहाँ पे प्लस सिग्मा ई एल कट गया. ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अल्फा टी एल. गन मेटल में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है इसलिए माइनस सिग्मा बाई ई इंटू एल. अब सभी जगह पे एल लिखा है, यहाँ पे एल है एल और एल. ठीक है, सभी में कॉमन है इसलिए मैंने निकाल दिया था वो. बस आउटपुट ऑफ द वैल्यूज स्टील की और गन मेटल की. सो अल्फा स्टील कितना था? 12 इंटू 10⁻⁻⁶. टेम्परेचर कितना? मीन टेम्परेचर 110, 140 माइनस 30, प्लस सिग्मा स्टील कितना आया था हमारा? 1.45 इंटू सिग्मा गन मेटल डिवाइड बाय ई स्टील कितना है? 2.1 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू अल्फा गन मेटल कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻⁶. टी कितना है? 110 माइनस क्यों था? यहाँ पे कॉम्प्रेसिव था इसलिए सिग्मा गन मेटल और ई यंग्स मॉडुलस ऑफ गन मेटल इज कितना था? 1 इंटू 10⁵. ठीक है, वैल्यू पुट अप हो गई. पूरी इक्वेशन में देखो सिग्मा गन मेटल बस एक ही अननोन है. सो यू विल गेट सिग्मा गन मेटल एंड सिग्मा स्टील. तो सिग्मा गन मेटल आना चाहिए 51.99 और यू कैन से 52 न्यूटन पर mm². यही वैल्यू इस कंडीशन में पुटअप करो 51.99 इंटू 1.45, तो ये आना चाहिए 75.62 न्यूटन पर mm². दैट्स इट. समझ में आ गया? सिंपल न्यूमेरिकल है. इस हिसाब से हमने कंप्लीट किए हैं थर्मल स्ट्रेसेस ऑफ कंपोजिट बार. नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 12, विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक इलास्टिक कांस्टेंट, उसके न्यूमेरिकल. ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बल्क मॉडुलस, जिसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला कंसेप्ट उसमें पढ़ेंगे. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर बार, इन सर्कुलर बार और बल्क मॉडुलस वाला डेरिवेशन. ओके, थैंक यू.